अभी जो इंडस शील्ड मशकें जो हैं वो हो रही हैं और 3 मुल्कों के दरमियान हो रही हैं, इनको बड़ी अहमियत हासिल हो चुकी है और उसमें पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के जो है वो जेट जंगी त्यारे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ये एक दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है एयर मार्शल साहब। दूसरा सर, तजावीज़ ये भी दी जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब मुआहिदा हो चुका है तो दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशकें भी होनी चाहिए और उनके जो सऊदी अहलकार हैं उनका NDU में जो है वो उनकी तरबियत भी होनी चाहिए और रियाज़ और तबूक में मुश्तरका इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो कायम होने चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों दिफाई जो नेटवर्क है वो कायम होने चाहिए। रायती निरखों पर जो है तेल की फराहमी होनी चाहिए। 10 से 15 अरब डॉलर का दिफाई सरमायाकारी होनी चाहिए। आप इन तजावीज़ से कैसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपने ये जो साथ इसके इक्तसादियात को कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल ठीक कनेक्ट किया है और ये वो फैक्टर है जिसका हमें फ़ायदा उठा के अपनी इक्तसादियात को बेहतर करना चाहिए। मैं आपके सेकंड पार्ट का पहले ही वो बात कर रहा हूँ कि इसको हमें इसको बिल्कुल इसके फ़ायदा उठाना चाहिए और ये इक्तसादियात इसमें शामिल हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात की है कि हम तकरीबन 2004 से हम टर्की के साथ हमने ये एक्सरसाइजेज शुरू की थी और टर्की हमारा एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है। मैंने वहाँ पे एज डिफेंस स्टेशन सर्व किया और आई फील प्राउड कि मैंने उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया कि दोनों मुल्कों की ये एक्सरसाइज होनी चाहिए और वो वहाँ से एक्सपैंड होते होते जब और मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली दफ़ा हमारी एयरफोर्स 2004 में 5 में गई वहाँ पे, जहाँ पे 6 यूरोपियन कंट्रीज और इंक्लूडिंग एक बैच में जिसमें हम शामिल नहीं थे, इसराइल भी आता था। जब एक्सरसाइजेज हुई तो पहली दफा की एक्सरसाइज में ही पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रही थी, ये उन्होंने एक्नॉलेज किया था। तो वहां से करते करते हमने अब हमारी जो अपने इंडस की बात की है, इसमें भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड अभी तक कंट्रीज आ रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, टर्की आता है, बांग्लादेश को हमने एज ऑब्जर्वर इस दफा ने दिया था और अब तो बहुत सारे ममालिक आना चाहते हैं। और जितनी आपने ये डिफरेंट ये आपने जो बताए हैं, इसके पहलू बताए हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो अभी रिसेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसने साबित कर दिया कि वॉर का पैराडाइम कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। ये मल्टी डोमेन हो गया, ये जमीन से उठ के ये स्पेस तक चली गई है। तो अगर सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ या जिन भी ब्रदर मुल्कों के साथ जो हमारे ट्रस्टेड है, चाइना के साथ हमारी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज होती हैं, तो उसमें फिर ये सारे डोमेन्स में हमें करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें क्वालिफाई क्या, हम इसमें प्रूव कर चुके हैं कि इन सारे डोमेन्स में वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन ग्रेट। और अगर हमने सऊदी अरब को और एमिरेट्स के जो स्टेट्स हैं, इनको अगर चाहिए तो हमें बड़े ग्रेजुअली एहतियात के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, उनके अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा, आप उसको समझ लें कि इसराइल के वो अंडर है या वो इसराइल के अंडर है। सो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल इन दैट सेंस, हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे जनरल साहब ने कहा कि मुआहिदा है और उनको जब भी किसी भी किस्म का उनके ऊपर हमला हुआ, हमने हेल्प करनी है, उनको तरबियत चाहिए, हमने देनी है, तो ये सारे जो फैसिलिटी इसमें हमें करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये होगी कि इसमें चाइना का जो अमल दखल हमारे साथ या मोहब्बत है या जो उनके गैजेट्स को हम, उनके सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, चाइना का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज़ साबित हो गई है इन सारे कंट्रीज़ को कि सारे बड़े बड़े अमेरिकी हथियार होने के बावजूद इनके पास उसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होता तो ये कतर के ऊपर ये हमला ना होता। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की। डिप्लोमेटिकली बहुत एहतियात से आगे जाना चाहिए, लेकिन अपने और उनके मुश्तरका मफाद को सामने रखते हुए हमें इसको बिल्कुल एक्सपेंड करना चाहिए। आप कह रहे हैं हमें उन्हें बड़े केयरफुली डिसएंटेंगल करना पड़ेगा जितनी उसकी इंटरवेंशन है। मैं एक दूसरे इशू की तरफ, जनरल साहब, मैं एक और इशू की तरफ आता हूँ और वो ये है कि एकदम से टैरिफ इज द मोस्ट अनडिप्लोमेटिक ऑफ द लीडर्स दैट हिस्ट्री और इवन अमेरिका हैज सीन। और उन्होंने कहा जी अब मैं बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, और प्यूटन ने उधर कह दिया कि हुजूर ये तो हमने तामीर की थी। तामीर तो खैर की थी उन्होंने, मगर इनकी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब 20 साल तक, और मेरे ख्याल में तालिबान की हुकूमत ने भी कह दिया कि नो वे। और ये आपको क्या लगता है, कैन इट लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या ये इट्स जस्ट लाइक अ टफ टॉक? नहीं, इट इज कमिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस जी। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं
और जिस तरह के वो पर्सनैलिटी है तो मर्कुरियल पर्सनैलिटी है, बट वो जब कहते हैं तो फिर वो कर देते हैं। समथिंग इज कुकिंग अप जी, ये ऐसा नहीं है। और नेगोशिएशंस इनकी बहुत अरसा से हो रही हैं जी, तालिबान के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इनकी बहुत बातचीत हो चुकी है। एक्चुअली अमेरिका के बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हुए विड्रॉल के बाद जी। वो हैपेजेंट विड्रॉल था, पूरे इलाके को ऑफ कोर्स रीजन पूरा जो है वो डिसरे है। जहां से भी अमेरिकन जाते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज्ड विड्रॉल करके जाएं या क्यास चला के जाएं, वो क्योटिक एरिया तो छोड़ के जाते हैं। इराक को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, अब दोबारा वो वहां पे आना चाहते हैं क्योंकि उनकी वो जो खुली छुट्टी उन्होंने दी थी ना इंडिया को इस अफगानिस्तान के अंदर, कि आप वहां पे रहो, अफगानिस्तान इज एट योर डिस्पोजल, इनके साथ मिलके आप प्रॉक्सीज अपना भी स्कोर सेटल करें और हमारे भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, वो पूरे नहीं हो पाए जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो समझते हैं कि अभी मुझे खुद ये यहाँ पे प्रेजेंस जो है मैं ही स्कटल कर पाऊंगा या चैलेंज कर पाऊंगा अपने नंबर 1 कंपिटिटर को, दैट इज चाइना। उनके इकोनॉमिक जो BRI का प्रोजेक्ट आपको पता है अफगानिस्तान से हो रहा है। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स उनका ये रहा है कि रशिया को भी यहाँ से, रशिया चाइना पूरे रीजन को एक कोरिजन में रखना चाहते हैं। थ्रू हाइब्रिड भी हो सकती है, थ्रू कन्वेंशनल भी हो सकती है, थ्रू देयर प्रेजेंस भी हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच इज फैक्ट ऑल्सो कि अभी अफगानिस्तान की सॉइल पे टेररिज्म का जो गठजोड़ हो रहा है जी, चाहे वो ETIM हो, चाहे वो एंटी पाकिस्तान तहरीके तालिबान हो, चाहे वो ISIS हो, ISIL हो, अलकायदा हो अमेरिका के खिलाफ, तो पूरा रीजन, पूरे इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है जी वो थ्रेटन हो रही है अफगानिस्तान से। और कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए भी हैं जहाँ पे डायरेक्ट अमेरिकन सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, तो वो उसको भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहना चाहते हैं ताकि टेररिज्म की वेव को रोका जाए इससे पहले कि ये फैले। एंड फिफ्थली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि वो जो 21 के बाद जो दोहा कार्ड हुआ था, तो तालिबान हैव आल्सो नॉट फुलफिल्ड। तालिबान तो बड़ा कह रहे हैं और मुत्तकी साहब भी कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, 20 साल लड़ने को फिर तैयार है क्योंकि उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो जाएगी जो 2021 में हुआ, तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी ये भी कर रहे हैं। तो आज जो एनवायरनमेंट अफगानिस्तान में बनी है इसका टोटल जिम्मेदार जो है वो तालिबान की गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार हुकूमत है। ऑफ कोर्स इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे पे भी आएगा, कोई पॉजिटिव तो नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बट आई थिंक पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल इवन ऑन कमेंटिंग दिस अफगानिस्तान इशू। हमें बहुत केयरफुल होना होगा। जनरल साहब, आर यू सेइंग दैट वी आर लुकिंग एट अनदर गुरिल्ला warfare, you know, that we saw in the past? एक जाहिर है वो तो चढ़ जाएंगे पहाड़ों पे और वो आप यूँ हम जानते हैं, हम तो ताज बरतानिया से उनकी यानी जानते हैं उनकी परफॉर्मेंस। डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड स्टेट्स के वो क्या हैं और अपने जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो प्रेजेंस एट बग्राम है इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे उसको यूज करना चाहते हैं जी। अगर तो रिजीम चेंज है, तालिबान का खात्मा है, तो फिर तो ऑफ कोर्स मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा सर कि क्या और इंडियन मीडिया जो है वो बहुत वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो माहिदा हुआ है, दिफाई माहिदा, इसके पीछे चीन है, और साथ इसको टेल किया जा रहा है कि जो ट्रंप ने बागराम के हवाले से बात की है वो भी चीन को रोकने के लिए की है। क्या ऐसा है कि चीन को रोकने के लिए चीन का असर और सूख जो है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है और जनूबी बहेरा चीन जो है उसके अंदर या ज़मीनी रास्तों से वो चीन को जो है वो बिल्कुल घेरना चाह रहा है? आपको कोई ऐसे साए नज़र आ रहे हैं जंग के दोनों मुल्कों के दरमियान? जी, मुझे बुनियादी तौर पे तो आप इंडिया को हमें कहना चाहिए कि इन माय ओपिनियन ये जो पहले इंडिया और पाकिस्तान का इन्होंने करवाने की कोशिश की वो फेल हुआ, तो इजराइल से ईरान के ऊपर ये भी टू कंटेन चाइना था। दैट इज माय कैंडिड ओपिनियन। दोनों इनके फेल हुए, तो इसलिए जैसे जनरल साहब ने कहा रातों रात फिर उन्होंने उनकी सीज फायर करा दी। दैट्स व्हाट आई थिंक। दोनों चीजें, इट्स टू कंटेन चाइना, चाइना रिमेन्स अ डोमिनेंट फैक्टर। देखिए, मैडलिन ऑलब्राइट ने को 35-30 बरस पहले कहा था कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि चीन की इक्तिसादी तरक्की अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है सबसे बड़ा। तो ये पॉइंट अपनी जगह ठीक है। और जो सर मैं थोड़ा बगराम के बारे में कहूंगा कि मेरी जाती राय में देखिए अमेरिकन बड़े शातिर हैं, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दिलवा के ना किसी से, हमारे से या किसी और से, वो उसका रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब ज़ल्मे खलीलजाद की एक स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान के बारे में उसने कहा कि इजराइल इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान जो है उसके पास
ऑलरेडी मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर वॉरहेड वाले जो इसराइल तक पहुंच सकते हैं, और अब पाकिस्तान वो मिसाइल बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सके। तो लीविंग असाइड वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट आई थिंक बगराम पे वापस आना, चाइना को कंटेन करना और हमारे न्यूक्लियर को अपनी निगाह में रखना, आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स हैं। क्योंकि चीन ने भी अफगानिस्तान को BRI में शामिल करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो थ्रेट उनको हमारे पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनसे है, वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स है। तो आई थिंक इन दोनों चीजों को उनके जहन में रखना पड़ेगा। बाकी मैं एक और बात कहूंगा कि मुल्ला उमर वाले तालिबान और इन तालिबान में बहुत फर्क है। उसका पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल था एक्सेप्ट फॉर सम नॉर्दर्न एरियाज, लेकिन इनका अपने मुल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और मेरे नजदीक इन्होंने बड़े आराम से अमेरिकियों को जाने दिया था। अमेरिकियों ने सारा असला छोड़ा था ताकि हमारा रीजन जो है, जो हमें डिस्टेबलाइज रखा जाए न्यूक्लियर, बिकॉज वी आर दी ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। तो ये कोई अनइंटेंशन नहीं था। अमेरिकी अपना एक पीस भी नहीं छोड़ते, कहीं पे अपना पेज भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ छोड़ा ना। दो वजूहात से मेरे नजदीक, एक चाइना को कंटेन करना कि वो BRI में अफगानिस्तान को शामिल न करे, और दूसरा कीप एन आई ऑन आवर न्यूक्लियर एसेट्स, बगराम पे वापस आना चाहते हैं। दैट्स माय ओपिनियन।